गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी ये जो क्लास है नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था आप साथ में देख रहे थे, टॉपिक पढ़ा था हमने सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ा था हमने। और अब कोशिका विज्ञान के बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जो कोशिका विज्ञान पढ़ा था वो बिल्कुल इसी भाग का जो आधार है। तो अगर वो आपको अगर अच्छी तरह समझ में आ गया, उसको आपने वापस रिवाइज किया है, तो ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन क्या होता है, यानी कोशिका के अंदर किस प्रकार वो कोशिका में जो भी पदार्थ है वो वापस अपनी संख्या बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, फिर उस कोशिका को तोड़ा जाएगा, उसके जो भाग है वो उनको आधा आधा बांटा जाएगा, जिससे एक कोशिका से नई कोशिकाएं बन जाएगी। अब नई कोशिका 2 बनती है या 4 बनती है, वो अलग अलग प्रकार का विभाजन होता है, उसमें हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी कोशिका चक्र, सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताती हूँ कोशिका चक्र की, कि घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का क्या करेगी, द्विगुणन करेगी। अब देखिए आपके सामने एक नाम आया है जीनोम। जीनोम किसको कहेंगे? हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्रों का एक पूरा सेट होता है उसको क्या बोलेंगे? जीनोम कहा जाएगा। अब कोशिका को अगर विभाजन करना है, मान लो आपके सामने एक कोशिका है और इस एक कोशिका से आपको 2 कोशिका बनानी है। मान लिया इसके अंदर गुणसूत्र है 46, तो आपको ये नई कोशिका बनानी है, तो आपको यहाँ पे भी 46 गुणसूत्र भेजने होंगे, यहाँ पे भी 46 गुणसूत्र भेजने होंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कार्य करोगे कि जो 46 है उनकी संख्या बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपने 46 को इधर भेज दिया फिर इसमें क्या भेजोगे, तो इन सब की संख्या आप डबल कर दो, 46 कर दो आप। तो फिर आप क्या करोगे, इस कोशिका को बीच में से अगर बांटोगे तो 46 क्रोमोजोम इधर आ गए और 46 क्रोमोजोम इधर आ गए, जिससे ये जो नई कोशिका बनी इसके अंदर गुणसूत्र बराबर आ गए, यानी कोशिका का विभाजन हो गया। तो इन पदार्थों को जो प्रतिकृति करके इनकी संख्या बढ़ाना और इन संख्या को बढ़ाने के बाद कोशिका को तोड़कर 2 भागों में बांट देना, ये जो सब घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र। तो अब आप परिभाषा देखिए कि घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करेगी, यानी जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन करेगी, गुणसूत्रों की जो इससे गुणसूत्र की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तथा अन्य संघटकों का संश्लेषण करेगी। जैसे कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है जो गुणसूत्र को बनाने में सहायक होगी, तो उसका निर्माण होगा। और इन दोनों का अगर निर्माण कर लिया, यानी जो मटेरियल था वो कोशिका के अंदर डबल हो गया है, उसके बाद कोशिका क्या करेगी? विभाजित हो जाएगी और नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यह चक्र क्या कहलाता है? कोशिका चक्र, यहाँ हम इसको बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख सकते हो कि सेल साइकिल या कोशिका चक्र है वो किसे कहा जाता है। आप परिभाषा याद कर सकते हो, लिख सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कोशिका चक्र जो हमारी कोशिका में वो किस प्रकार चलता है, यानी इसकी 2-3 अवस्थाएं होती है। आपने नाम सुना होगा G1, S, G2 अवस्था, वो कोशिका चक्र की होती है। और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनमें कोशिका का विभाजन होता है। तो मुख्य रूप से कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं बताएगी, एक तो अंतरावस्था और एक सूत्री विभाजन यानी विभाजन अवस्था। एक तो अवस्था ऐसी होगी जिसमें कोशिका को बांटने के लिए पहले पदार्थों को बढ़ाया जाएगा, यानी तैयारियां की जाएगी, और उसके बाद जो कोशिका है उसको भागों में बांट दिया जाएगा, यानी ये होगी विभाजन अवस्था। और जिसके अंदर तैयारियां होगी उसको बोलेंगे अंतरावस्था। तो कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं मुख्य कौन कौन सी है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं होती है वो आपके सामने 3 अवस्थाएं बताई गई है। कोशिका चक्र की मुख्य रूप से पहली अवस्था है वो है अंतरावस्था, और दूसरी है सूत्री विभाजन,
और इस अंतरावस्था को वापस 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, G1, S और G2। और सूत्र विभाजन है उसको 4 भागों में बांटेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब देखिए कोशिका चक्र की प्रावस्था में क्या होगा आपके सामने मैं बताती हूँ। अभी ये कोशिका है, कोशिका के अंदर आपके केंद्र के अंदर जो गुण सूत्र है वो कितने हैं, 46। और आपको पता है जो गुण सूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, गुण सूत्र मिलकर बने होते हैं डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको पता है कि कोशिका की हमें आधा आधा बंटवारा करना है, यानी 1 से 2 बनानी है आपको कोशिका। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जो 46 गुणसूत्र है तो आपको इनमें भी 46 चाहिए, इसमें भी 46 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके डबल होने चाहिए कि नहीं चाहिए। और डबल कब होंगे, जब इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या कब बढ़ेगी, जब हमारे पास ये पदार्थ होंगे। मान लो आपके पास यहाँ 20 रोटी है, आपको 2 व्यक्तियों में डिवाइड करना है, 10 इसको देनी है और 10 इसको देनी है। तो आपको यहाँ पर जो संख्या है वो अगर आपको 10-10 देनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको भी 20 देनी है और इसको भी 20 देनी है तो आप क्या करोगे, 20 की 40 करनी पड़ेगी। अब 40 कैसे करोगे, सीधे तो इससे हो नहीं सकती। तो आपको पता है कि रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिलाओगे और 20 रोटियां और बना दोगे। सेम यही प्रोसेस होता है कि यहाँ पर 46 गुणसूत्र है और आगे वाली कोशिकाओं में भी आपको 46 गुणसूत्र चाहिए। तो आपको और 46 गुणसूत्र बनाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक होगी उनको पहले बनाना पड़ेगा। आपको पता है 46 गुणसूत्र और बनाने के लिए अपन को और क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए और हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। तो कोशिका चक्र में सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए जो पहले से है ना उसकी फोटोकॉपियां तैयार की जाती है और उन फोटोकॉपियों को बोला जाता है डीएनए की प्रतिकृति, या बोल सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति। अगर आप डीएनए की प्रतिकृति करोगे तो मान लो एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्रों में पूरा 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। 2 मीटर लंबा डीएनए होगा, अगर आप इसका फोटोकॉपी करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 मीटर लंबा डीएनए होगा। तो गुणसूत्र 46 और बनाने के लिए आपके पास डीएनए तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करेंगे। जितनी हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम हिस्टोन प्रोटीन भी बना लेंगे। अब आपको पता है आरएनए चाहिए तो आरएनए का निर्माण भी आप कर लोगे। कोशिका की केंद्रिका में जो केंद्रिका होती है, केंद्रक में, वो क्या करती है, आरएनए का निर्माण करती है, आरएनए का। तो आपको पता है आपके पास गुणसूत्र बनाने के लिए डीएनए बन गया, हिस्टोन प्रोटीन बन गई और आरएनए बन गया। तो अब आप इससे और क्या करोगे, यहाँ पर 46 गुणसूत्र और बना सकते हो। अब आपको कोई टेंशन नहीं है अगर कोशिका विभाजित होगी तो भले ही हो, क्योंकि आपके पास पूरा मटेरियल है जो आगे बंटवारा करने के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोशिका चक्र चलता है उसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो कोशिका में जो भी पदार्थ हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए की प्रतिकृति की जाएगी, यानी डीएनए की फोटोकॉपी बनाई जाएगी। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा, इन आरएनए का निर्माण किया जाएगा। ये तीनों चीजें बन गई है तो इससे क्या बन जाएंगे, गुणसूत्र। अब आपकी कोशिका में पर्याप्त गुणसूत्र यानी 2 भागों में बांट देंगे, 46 को इधर रख दिया, 46 को इधर रख दिया, और अब आप इस कोशिका को बीच में से काट दो, यानी 2 कोशिका बन गई आपके सामने। तो ये सब प्रोसेस हम पढ़ने वाले कोशिका चक्र के बारे में। बिल्कुल मैंने आपको एक सरल रूप में बताया कि किस प्रकार ये प्रोसेस होगा, तो आप ध्यान रखना। बाकी आगे इन सब संरचनाओं को मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि किस प्रकार कोशिका की कौन से चक्र के अंदर डीएनए की प्रतिकृति होगी, कौन से चक्र में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा और कौन से चक्र के अंदर कोशिका विभाजित होगी, वो 2 भागों में बंट जाएगी। और अगर जो कोशिकाएं नहीं बन रही है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, बराबर होगी या कम होगी, या कौन कौन से पदार्थ है जो इसको प्रभावित करेंगे, तो वो सब मैं आपको कोशिका चक्र में आगे पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ। आपको मैंने अभी एक सिर्फ बेसिक आइडिया बताया कि कोशिका चक्र में क्या होगा। सबसे पहले कोशिका में पदार्थों का संश्लेषण किया जाएगा, पदार्थों का संश्लेषण किया जाएगा यानी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जो 46 गुणसूत्र है उसकी जगह हमें डबल करने हैं। तो इन गुणसूत्रों को बनाने वाले पदार्थ बनाने पड़ेंगे सबसे पहले हमें, और वो पदार्थ कौन कौन से होंगे, वो होंगे डीएनए,
आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब इनका निर्माण आप कैसे करोगे? आरएनए को केंद्रिका बना देगी, हिस्टोन प्रोटीन है वो भी बन जाएगा, और डीएनए को नया नहीं बनाया जाएगा, इसकी फोटोकॉपी की जाएगी। जो पहले से डीएनए है उसकी फोटोकॉपी करके नए डीएनए बनाए जाएंगे। अब ये तीनों चीजें अगर आपके पास उपस्थित है तो उससे आप क्या बना सकते हो? नया गुणसूत्र बना सकते हो। और अगर नया गुणसूत्र आ गया कोशिका में, मान लो 46 गुणसूत्र, ये 46 और बन गए, तो अगर आप अब इस कोशिका को डिवाइड करोगे तो दो नई कोशिका बन जाएगी, जिसमें दोनों में कितने कितने गुणसूत्र होंगे? 46 यानी 46 या इस 23 जोड़ी के रूप में रहते हैं 23 पेयर्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोशिका चक्र की अवस्थाएं। देखिए कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उसको दो भागों में बांटा गया है कि सबसे पहले तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उनकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा, और जिस अवस्था में कोशिका के पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, डीएनए की फोटोकॉपी की जाएगी, आरएनए का निर्माण किया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन बनाई जाएगी, तो जिस अवस्था में पदार्थों का निर्माण किया जाएगा उस अवस्था को बोलते हैं अंतरावस्था। और उन पदार्थों का निर्माण 3 स्टेज में पूरा होगा, G1, S और G2। तो ध्यान रखना, अंतरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण किया जाएगा। अगर आप विभाजन की अवस्था से देखोगे तो इसको विश्राम अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में कोशिका का विभाजन नहीं होगा। यानी ये कोशिका है, इसके अंदर मटेरियल को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये कोशिका दो भागों में बंटेगी नहीं। और अब अगर हम कोशिका विभाजन की दृष्टि से देखें तो इसको विश्राम अवस्था कहेंगे, क्योंकि इसमें विभाजन नहीं हो रहा है, इसमें कोशिका के विभाजन होने के लिए तैयारियां की जाती है। तो आप एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो कोशिका चक्र चलता है ना उसके अंदर 24 घंटे लगते हैं, यानी हमारे पूरी कोशिका को विभाजित होने में 24 घंटे लगते हैं। अब इसमें से 23 घंटे तो लगेंगे तैयारियों में, यानी अंतरावस्था में 23 घंटे लगेंगे अंतरावस्था में, और तैयारियां होने के बाद 1 घंटे में हो जाएगा विभाजन। यानी सूत्री विभाजन के अंदर टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा। यानी हमारी कोशिका है वो एक कोशिका 24 घंटे में कोशिका विभाजन कर लेती है, जिसमें 23 घंटे लगेंगे अंतरावस्था में और 1 घंटा लगेगा विभाजन में। यानी 23 घंटे तो उस विभाजन की तैयारियों में लग जाएंगे और 1 घंटे में विभाजन हो जाएगा। आप ऐसे कर देख सकते हो कि जैसे शादी होती है किसी घर में, तो शादी की तैयारियों में टाइम ज्यादा लगता है या शादी होने में टाइम ज्यादा लगता है? आपको पता होगा कि शादी की तैयारियों में ज्यादा टाइम लगता है। सेम यही प्रोसेस है, इस विभाजन को आप मान लो शादी, और जो अंतरावस्था है इसमें शादी की तैयारियां हो रही है, जो भी कुछ खरीदना है, जो भी तैयारियां करनी है वो सब होती है। तो तैयारियों में ज्यादा टाइम लगेगा और शादी होने में कम टाइम लगेगा। यानी जो कोशिका चक्र की अवस्था है उसमें अंतरावस्था में ज्यादा टाइम लगेगा, लगभग 95% टाइम लगता है, जबकि विभाजन में टाइम नहीं लगता। यानी शादी की तैयारियों में टाइम लगता है, शादी होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये अवस्थाएं थी। अंतरावस्था के अंदर कोशिका के विभाजन के लिए तैयारियां की जाती है, इसमें पदार्थों का निर्माण किया जाता है, इसमें इसे विश्राम अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, विभाजन की तैयारियां होती है, इसलिए विभाजन की दृष्टि से ये क्या है? विश्राम अवस्था। यानी एक अब की बार आपको पता हो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि अंतरावस्था वह अवस्था है जिसमें क्या होता है? विभाजन के लिए तैयारियां होती है। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था G1 अवस्था के लिए। अब G1 अवस्था आगे मैं पढ़ाती हूँ तब आपको बताऊंगी कि G1 अवस्था में क्या प्रोसेस होता है, और वो सेम टू सेम लाइन है। वो अब की बार परसों नीट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि अगर आप बिल्कुल 11th-12th को बिल्कुल आसानी से समझ कर याद करोगे तो आपके आगे जो आपका लक्ष्य है प्रिपरेशन करने में बहुत आपको सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ तक क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो विभाजन की तैयारियां करते हैं उसको बोलेंगे अंतरावस्था। इसको विश्राम अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन की तैयारियां होती है। 24 घंटे में एक कोशिका चक्र पूरा होता है, जिसमें से 23 घंटे अंतरावस्था में लग जाते हैं और 1 घंटा किस में लग जाता है? सूत्री विभाजन में लग जाता है। उसके अलावा जो अंतरावस्था है इसकी 3 अवस्थाएं हैं, G1, S और G2। यानी इन तीनों अवस्थाओं में मिलकर
पूरे कोशिका के पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जबकि इसके अंदर जो पदार्थ निर्मित हुए उनको कोशिका के अंदर बांट दिया जाता है। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले जीवन अवस्था। इसको कहा जाएगा पश्च सूत्रीय अवस्था, यानी उपापचयी रूप से सक्रिय होती है परंतु इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती है। और यही अब की बार नीट का क्वेश्चन था कि कोशिका विभाजन में जीवन वह अवस्था है, और इसका ऑप्शन में आंसर था उपापचयी रूप से सक्रिय होती है परंतु इसमें डीएनए की फोटोकॉपी नहीं होती है। यानी ये कुछ पाचन और जैसा काम करेगी लेकिन इसमें डीएनए की फोटोकॉपी नहीं बनेगी। डीएनए की फोटोकॉपी बनेगी इसके बाद की जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं एस प्रावस्था या संश्लेषण प्रावस्था। आपको पता है कि इसके अंदर डीएनए की फोटोकॉपी बन जाएगी, प्रतिकृति हो जाएगी। अगर आप किसी चीज की फोटोकॉपी करते हो तो वो डबल हो जाती है, तो डीएनए की मात्रा एस प्रावस्था में दुगुनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम गुणसूत्रों को बनाने वाले पदार्थों को बना रहे हैं, अभी हमने गुणसूत्रों को नहीं बनाया है। तो ध्यान रखना एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, गुणसूत्रों की मात्रा दुगुनी नहीं होगी। देखिए एक तो ये जो कोशिका होती है उसके केंद्र के अंदर ये सारे पदार्थ बन रहे हैं, यानी केंद्रक में अवस्था चल रही है ये, जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है, डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है, फिर आपके हिस्टोन प्रोटीन बनेगी। तो ये सब प्रक्रिया जैसे जैसे केंद्र के साथ होगी, यानी केंद्रक में जैसे ही एस अवस्था के अंदर डीएनए की फोटोकॉपी होगी उसी के साथ ही कोशिका द्रव्य में जो तारक केंद्र थे ना उनकी फोटोकॉपी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कोशिका वाले चैप्टर में कि तारक काय वह संरचना है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। और तारक काय किसको बोला था, दो इस प्रकार की संरचना होती है उनको बोलते हैं तारक काय। अब यहाँ पर एक तारक केंद्र बना हुआ है और हमें कितने चाहिए, दो चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसकी फोटोकॉपी करेंगे। तो इसी समय इसके अंदर क्या हो जाती है, एक फोटोकॉपी बन जाती है। किस अवस्था के दौरान, एस प्रावस्था के दौरान। फर्क क्या होता है कि जो एस प्रावस्था में डीएनए की फोटोकॉपी होगी वो तो होगी आपके केंद्र के अंदर, जबकि जो तारक केंद्र की फोटोकॉपी या प्रतिकृति होगी वो होगी कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए आपके सामने ये अवस्था दिखाई दे रही है कोशिका चक्र, जिसमें ये आपको ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें होगी विभाजन की तैयारियां, शादी की तैयारियां हो रही है। यानी जो ये तीन आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इसके अंदर विभाजन नहीं होगा बल्कि विभाजन के लिए तैयारियां होगी। और टोटल जो 24 घंटे के अंदर कोशिका का विभाजन होता है तो 23 घंटे इसके अंदर टाइम लग जाएगा। और 1 घंटे के अंदर इन 4 अवस्थाओं के द्वारा कोशिका का क्या हो जाएगा, विभाजन। तो 23 घंटे चलेगी अंतरावस्था, या इसको बोलेंगे इंटरफेज, अंतरावस्था या इंटरफेज। इसके अंदर विभाजन के लिए तैयारियां होती है, पदार्थों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जबकि जो विभाजन किया जाएगा वो किया जाएगा माइटोसिस, यानी ये आपके सामने है समसूत्री विभाजन की, समसूत्री विभाजन। तो विभाजन में टाइम लगेगा 1 घंटे और विभाजन की तैयारियों में टाइम लगेगा 3 घंटे। इंटरफेज यानी अंतरावस्था की 3 अवस्था है, सबसे पहले G1, फिर S और उसके बाद G2। आपके G1 में सबसे पहले नाम क्या आया था, पश्च सूत्री विभाजन, यानी इसको आप आपस में गोले को कनेक्ट कर लो। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और विभाजन के बाद आ गई G1, यानी ये विभाजन के बाद है इसलिए इसको बोल दिया पश्च विभाजन, जबकि ये विभाजन से पहले इसलिए इसको बोल दिया पूर्व विभाजन। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है G1 है पश्च विभाजन या पूर्व विभाजन, तो G1 है, इस आप पहिए से ही याद करना। आपके बुक में भी ये पहिया बना के दिया हुआ है, तो आप इस अगर इस पहिए से याद करोगे तो आपको आसानी से याद रहेगी कि जो G1 है वो है पश्च विभाजन और जो G2 है वो है पूर्व विभाजन। देखिए G1 के बाद क्या लिखा हुआ है, पश्च सूत्री विभाजन, यानी समसूत्री विभाजन के बाद ये आता है इसलिए इसको बोल दिया पश्च सूत्री विभाजन, जबकि G2 में लिखा होगा पूर्व सूत्री विभाजन। G1 में क्या लिखा होता है, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है परंतु डीएनए की फोटोकॉपी नहीं होती है। लेकिन S के अंदर क्या काम होगा, डीएनए की फोटोकॉपी बनेगी, डीएनए की मात्रा है वो दुगुनी हो जाएगी। और तीसरी जो अवस्था है वो है G2, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे
पूर्व सूत्री विभाजन, इसको कहेंगे पूर्व सूत्री विभाजन, क्योंकि ये विभाजन से पहले की अवस्था, इसलिए इसको बोलेंगे पूर्व सूत्र विभाजन। इस विभाजन के अंदर किस प्रोटीन का निर्माण होगा? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा और अन्य कुछ प्रोटीन भी बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये G2 तीनों अवस्थाओं के अंदर विभाजन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बन गए कि नहीं बन गए। हमें क्या चाहिए था? डीएनए चाहिए था, आरएनए चाहिए था, वो एस प्रावस्था में बन जाएगा। और हमें हिस्टोन प्रोटीन चाहिए थी, वो किस में बन गई? G2 में बन गई। यानी हमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ानी है, और गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आपको तीन ही चीजें चाहिए, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तीनों संरचनाएं बन गई, डीएनए और आरएनए बन जाएगा एस प्रावस्था में और हिस्टोन प्रोटीन बन जाएगी G2 प्रावस्था में। लेकिन ध्यान रखना G1 प्रावस्था के अंदर वैसे ज्यादा कोई पदार्थ नहीं बनते, लेकिन ये जो अवस्था है वो उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। अब आपको बोल दिया कि बताइए जो G1 अवस्था है, एक है S और एक है G2, इसके अंदर डीएनए की मात्रा है C, तो बताइए S के अंदर है C और G2, इनके अंदर जो G1 है इसमें आपको दिए दिया डीएनए की मात्रा है C, तो बताइए S और G2 में क्या होगी? तो S के अंदर तो C रहेगी, क्योंकि S के अंदर जाने के बाद डीएनए की प्रतिकृति हुई है। ये डीएनए है, मान लो आपके पास C वाला डीएनए है, तो S में भी ये C रहेगा, लेकिन इसकी प्रतिकृति कब होगी? S में होगी, तो G2 में हो जाएगा ये 2C। ये आपको बोल दिया कि G1 के अंदर डीएनए की मात्रा 100 ग्राम है, तो G2 में बताइए, S में बताइए, तो S में तो 100 ग्राम ही होगी, जबकि G2 में हो जाएगी 200 ग्राम। फिर आपको क्वेश्चन बोल दिया कि G1 में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो S में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, या G2 में बताइए, तो गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं? गुणसूत्रों को बनाने वाले पदार्थों को बना रहे हैं। गुणसूत्रों की संख्या फिर कब बढ़ेगी? तो गुणसूत्रों की संख्या जैसे ही विभाजन स्टार्ट होगा तब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमने मटेरियल बनाया ना, ये मटेरियल फिर आपस में चिपकेगा और चिपक कर क्या बन जाएगा? गुणसूत्र बन जाएगा। फिर गुणसूत्र जो संख्या में बढ़ गए हैं विभाजन की पहली की अवस्था में, फिर वो विभाजन की अंतिम अवस्था में बांट दिए जाएंगे और कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रहेगी, लेकिन डीएनए की संख्या है वो डबल हो जाएगी। कब? एस प्रावस्था के बाद, क्योंकि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, प्रतिकृति होती है, वो किस अवस्था में होती है? एस प्रावस्था में होती है। तो ये हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी अंतरावस्था की, वो थी G1, S और G2। यानी कोशिका चक्र चलता है, उसमें मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो वो अवस्था जिसमें विभाजन की तैयारियां की जाएगी, और एक वो अवस्था जिसके अंदर वास्तविक रूप से विभाजन होगा। जो विभाजन की तैयारी करने वाली अवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है, G1, S और G2। G1 के अंदर कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होगी, लेकिन ज्यादा पदार्थों का ये निर्माण नहीं कर पाएगी। जो S प्रावस्था है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज या संश्लेषित प्रावस्था। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पदार्थों का क्या होगा? संश्लेषण होगा। तो जो डीएनए की प्रतिकृति होगी वो इस S प्रावस्था के अंदर या संश्लेषण प्रावस्था में होती है। संश्लेषण प्रावस्था में डीएनए की क्या होगी? फोटोकॉपी होगी डीएनए की प्रतिकृति। और मुख्य रूप से अगर आपको गुणसूत्र बनाना है तो आपको आवश्यक पदार्थ क्या चाहिए? डीएनए चाहिए, और डीएनए की फोटोकॉपी किस में होगी? गुणसूत्र होगी। अब देखिए इन तीनों अवस्थाओं में गुणसूत्रों का विभाजन करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ चाहिए थे, गुणसूत्र को बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ चाहिए थे, उनका क्या हो गया? निर्माण हो गया। यानी विभाजन की दृष्टि से ये क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया है, विश्राम अवस्था है, लेकिन इसको निर्माणकारी अवस्था भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्रों को बनाने के लिए जो आपको 3 पदार्थ चाहिए, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, उनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो क्या करती है? विभाजन नहीं कर सकती। जैसे जो हमारे हृदय की कोशिका होती है उसमें विभाजन नहीं होगा, हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें विभाजन नहीं होगा। तो उन कोशिकाओं में फिर क्या होगा? उन कोशिकाओं के अंदर ये G1 अवस्था तो होगी, लेकिन फिर ये आगे की अवस्था नहीं होगी, क्योंकि जब उन कोशिकाओं को विभाजन करना ही नहीं है
तो उनमें गुणसूत्र बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुणसूत्र नहीं बढ़ाना है तो गुणसूत्रों को बनाने वाले आप पदार्थ ही क्यों बनाओगे? तो फिर वो अवस्था G1 से S में नहीं जाती, एक नई अवस्था में चली जाती है जिसको बोलते हैं G0, या इसको बोला जाता है G0 अवस्था, या इसको कहा जाता है शांत अवस्था। स्टूडेंट्स, ये भी आपके परसों नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो अवस्था जब कोशिका विभाजित नहीं होती है वो कोशिका G1 से निकलकर किस अवस्था में चली जाती है? वो G0 में चली जाती है। उसी प्रकार का क्वेश्चन था कि अगर G0 में जाएगी तो वो किस से निकलेगी? G1 से निकलेगी। ध्यान रखना, जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती उनमें सिर्फ कौन सी अवस्था पाई जाएगी? G1, और G1 से निकलकर फिर वो S में नहीं जाएगी, वो किस में चली जाएगी? G0 में, और उस अवस्था को बोला जाता है G0 अवस्था या शांत अवस्था। वो शांत हो जाएगी क्योंकि उनके अंदर ना तो विभाजन करना है और ना उनको विभाजन करने के लिए नए पदार्थों को बनाना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये आपके थी अंतरावस्था। फिर हम देखेंगे सूत्री विभाजन, यानी देखो इन पदार्थों के जो बन गई ये क्या, यहाँ क्या क्या बन गए? RNA, DNA और हिस्टोन प्रोटीन। ये पदार्थ हमने बनाकर तैयार कर दिए। अब आगे कोशिका जाने, इसका काम जाने, विभाजन जाने, इसका काम जाने। तो जैसे ये पदार्थ बनकर तैयार हो गए तो विभाजन में सबसे पहली अवस्था आएगी प्रोफेज अवस्था, यानी यहाँ पर विभाजन के लिए तैयारियां होगी। अब विभाजन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और उसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। यानी ये आपके पास कोशिका है, कोशिका के अंदर ये है केंद्रक और ये है कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले हमने इस अंतरावस्था में क्या किया? गुणसूत्रों को बनाने के लिए हमने पदार्थों को बनाकर तैयार कर दिया। अब यहाँ पर केंद्रक विभाजन होगा, उससे पहले यहाँ पर क्या किए जाएंगे? गुणसूत्र बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोफेज अवस्था होती है ना, इसके अंदर इस मटेरियल को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर हो गई है डबल। अब क्या करेंगे? धीरे धीरे इन गुणसूत्रों को अलग अलग तोड़ेंगे और तोड़कर इनको आधा आधा बांट देंगे, और जब गुणसूत्र आधे आधे बंट जाएंगे तो इसका केंद्रक पहले दो भागों में टूटेगा। ध्यान रखना, जब भी कोशिका विभाजन होगा पहले किसको तोड़ेंगे? केंद्रक को तोड़ेंगे। अब केंद्रक को तोड़ दिया तो कोशिका आपको किस प्रकार दिखाई देगी? इस प्रकार। एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे। इसमें भी 46 गुणसूत्र, इसमें भी 46 गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र यहाँ पर हमने बना दिए थे तो गुणसूत्र डबल हो गए। अब ये गुणसूत्र आधे आधे केंद्रक में बंट गए। फिर इस कोशिका का तोड़ा जाएगा कोशिका द्रव्य। तो ध्यान रखना, जब विभाजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा और उसके बाद क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए आपको डायग्राम में मैं वापस बताती हूँ। ये आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें ग्रीन वाला मैंने बताया था अंतरावस्था, यानी विभाजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। G1 हो गई, G1 के बाद कोशिका गई S में, फिर G2 में, और जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही थी वो G1 से कहाँ चली गई? वो G1 से चली गई G0। ठीक है, क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था है, जीरो अवस्था है, इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं करेगी। जिस कोशिका को विभाजन करना है वो G1 से जाएगी S में और G2 में। यहाँ तक कोशिका के केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र बनाने के लिए पदार्थ चाहिए वो पूरे बन गए। अब कोशिका प्रारंभ करेगी विभाजन। विभाजन प्रारंभ करेगी तो ये जो चारों प्रोसेस है ना, ये चलेंगे केंद्रक में, और इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद कोशिका का केंद्रक बंटेगा। इस कारण इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्र का विभाजन करने वाली अवस्था। यहाँ पर जो ये है उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, यानी इस अवस्था के कारण कोशिका के केंद्रक का विभाजन होगा। अब केंद्र का विभाजन सीधे पहले नहीं होगा, सबसे पहले प्रोफेज अवस्था आएगी। उसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी गुणसूत्र पदार्थ, गुणसूत्र बनाने के लिए जो पदार्थ है ना, उनको संघनित किया जाएगा। फिर उन गुणसूत्रों को बांटा जाएगा। तो गुणसूत्र बंट जाएंगे तो कोशिका में केंद्रक को तोड़कर एक कोशिका में दो केंद्रक बन जाएंगे। अब इस अवस्था जैसे ये टीलोफेज पूरी होगी ना, तो कोशिका में कितने केंद्रक हो जाएंगे? दो। फिर हम क्या करेंगे? केंद्र का विभाजन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहा जाता है कोशिका में केंद्र, कोशिका द्रव्य को विभाजित करना। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ध्यान रखना विभाजन में दो प्रोसेस होंगे। पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर किसका विभाजन होगा? केंद्र का विभाजन होगा।
केंद्रक विभाजन। और फिर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी उसमें हम किसका विभाजन करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरी सेल साइकिल मैंने दिखाई है आपको, जिसमें आपको वापस मैं बता रही हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। कोशिका चक्र किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको परिभाषा ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई थी कि कोशिका का विभाजन करने के लिए जो पदार्थ चाहिए उनका निर्माण करना, जो पहले से उपस्थित पदार्थ है उनकी फोटोकॉपी करना यानी उसका रेप्लिकेशन करना, प्रतिकृति बनाना, और कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करके फिर कोशिका को दो भागों में बांट देना। ये जो पूरी साइकिल चलती है, जो आपको आगे वो एक पहिए के जैसी संरचना बताई गई है, उस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, कोशिका चक्र। यानी कोशिका चक्र के अंदर दोनों अवस्थाएं आएगी, अंतरावस्था भी आएगी और सूत्री विभाजन भी आएगा। यानी कोशिका चक्र के अंदर कोशिका की तैयारियों को भी पढ़ा जाएगा और जो विभाजन हो रहा है उसको भी पढ़ा जाएगा। तो तैयारियों के अंदर हम क्या करेंगे, नए पदार्थों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, द्विगुणन करेंगे, या अपन उसको बोल सकते हैं रेप्लिकेशन करेंगे, प्रतिकृति बनाएंगे, और फिर उन पदार्थों से नए संघटकों का निर्माण करेंगे। इसमें इसने बोला है जीनोम का द्विगुणन, यानी डीएनए की प्रतिकृति की जाएगी, डीएनए की प्रतिकृति की जाएगी। फिर उस अन्य संघटकों का संश्लेषण यानी हिस्टोन प्रोटीन बनाई जाएगी, आरएनए बनाया जाएगा, और फिर इन सब को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र केंद्र के अंदर डबल हो गए हैं, तो उन गुणसूत्रों को केंद्र के अंदर बांट दिया जाएगा और केंद्र को तोड़कर दो भागों में बना देंगे, जिससे एक कोशिका के अंदर केंद्र कितने हो जाएंगे, दो। ये कोशिका बनी, इसमें एक ये केंद्र हो गया, एक ये हो गया, फिर इस कोशिका को तोड़ेंगे तो दो कोशिका बन गई आपके सामने। ठीक है, तो ये जो पूरा चक्र हम पढ़ेंगे इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल। और कोशिका चक्र में जो विभाजन की तैयारी वाली अवस्था है उसको बोलेंगे अंतरावस्था। इसको आगे फिर दो तीन भागों में बांटा गया है, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था। जो अवस्था सबसे पहले होगी यानी विभाजन, आपके जो ये टेबल दिखाई दे रही है, जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी से आपको याद करना, वरना आप G1 और G2 और S के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी अवस्था है वो विभाजन से पहले हो रही है और कौन सी अवस्था है वो विभाजन के बाद हो रही है। तो अगर यदि आप इस पहिए के जैसी संरचना को याद रखोगे तो आप उनके नाम आसानी से दे सकते हो कि इसके अंदर जो G1 है वो आपको विभाजन के बाद दिखाई दे रही है और जो G2 है वो आपको विभाजन से पहले दिखाई दे रही है। यानी हमें क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी चलती है ना, वैसे अगर हम उसी रास्ते से चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी अवस्था पहले आ रही है कौन सी बाद में। यानी सबसे पहले आप स्टार्ट करो G1, फिर S, G2 कोशिका विभाजन और वापस G1। तो G1 है वो कोशिका विभाजन के बाद आ रहा है और G2 है वो कोशिका विभाजन से पहले आ रहा है, यानी इसको बोला जाता है पूर्वी विभाजन या पूर्व सूत्री और इसको बोला जाता है पश्च सूत्री। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। फिर G1 अवस्था के अंदर क्या होगा, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होगी, उपापचयी रूप से सक्रिय, परंतु इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी। उपापचयी रूप से सक्रिय, डीएनए प्रतिकृति नहीं। और यही आपके नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कोशिका विभाजन से कि G1 वह अवस्था है जिसमें, और ऑप्शन में आंसर था G1 वह अवस्था है जिसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है परंतु इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद थी S अवस्था, और उससे पहले हम देखेंगे कि अगर कोशिका को विभाजन करना है तो वो जाएगी G1 से S में, लेकिन ऐसी कोशिकाएं जिनको आगे विभाजन करना ही नहीं है तो वो G1 से कहाँ चली जाएगी, वो G1 से G0 में चली जाएगी और इसको कहा जाता है निष्क्रिय या शांत अवस्था। और ये आपके परसों नीट के एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन थे एक साथ साथ आए थे कि G1 वह अवस्था है जो उपापचयी रूप से सक्रिय होती है जिसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती है, और दूसरा क्वेश्चन था कि G0 वह अवस्था है जो किस अवस्था के बाद आती है, तो G0 अवस्था G1 के बाद आती है। जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करना चाहती, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है,
वो G1 से निकल कर कहाँ चली जाएगी, G0 में चली जाएगी, यानी शांत हो जाएगी। ना तो उनको विभाजन करना है, ना उनको विभाजन के लिए पदार्थ बनाने पड़ेंगे, तो वो क्या करेगी, साइड में जाकर शांत हो जाएगी। इसको बोला जाता है G0 अवस्था। ठीक है, फिर आएगी S अवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट S फेज यानी सिंथेटिक फेज यानी संश्लेषण प्रावस्था। तो ये अवस्था क्या करेगी, डीएनए की फोटोकॉपी बनाएगी। डीएनए प्रतिकृति होती है, यहाँ पर डीएनए प्रतिकृति होती है। और उसके बाद G2 अवस्था के अंदर प्रोटीनों का निर्माण किया जाएगा, जैसे हिस्टोन प्रोटीन बनेगी। तो हमें गुणसूत्र बनाने के लिए तो ये पदार्थ बनाने हैं, जिसमें हमें डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनानी है। तो डीएनए बन गया एस फेज में, हिस्टोन प्रोटीन बन गई G2 फेज में। अब गुणसूत्र बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल तैयार है। ठीक है, अब ये पदार्थ तैयार है, तो अब कोशिका क्या करेगी, विभाजन प्रारंभ करेगी। और विभाजन प्रारंभ करने के लिए इसके अंदर 4 अवस्थाएं होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इस अवस्थाओं के अंदर क्या किया जाएगा, इन अवस्थाओं के अंदर सबसे पहले तो केंद्रक के अंदर जो हमने गुणसूत्रीय पदार्थ तैयार किए ना, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, उन सब को मिलाकर क्या किया जाएगा, डीएनए का निर्माण किया जाएगा, गुणसूत्र का निर्माण किया जाएगा। जिससे जहां पर 23 जोड़े गुणसूत्र थे वो 46 जोड़े गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी गुणसूत्रों की संख्या है वो डबल हो जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, इन गुणसूत्रों को बीच में से तोड़ा जाएगा और तोड़कर क्या किया जाएगा, इनकी संख्या है वो आधी आधी बांट दी जाएगी। आधी आधी बांट दी जाएगी तो इसकी संरचना इस प्रकार हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या को आधा आधा बांट दिया, फिर हम क्या करेंगे, इस केंद्रक को आधा तोड़ देंगे, तो एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन गए। ये प्रारंभ हो गया, ये पूरा जो अंत है इसका वो है कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विघटन हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया। ये जो आपको 4 अवस्थाएं दिखाई दे रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन अवस्थाओं में क्या क्या काम होगा। प्रोफेज के अंदर तो जो हमने यहाँ पर पदार्थ बनाए उनसे गुणसूत्र बनाए जाएंगे। मेटाफेज के अंदर उनको क्या किया जाएगा, गुणसूत्रों को आपस में तारक बिंदुओं से जोड़ा जाएगा। ये मैं आपको ये अवस्थाओं में वापस बताऊंगी। मेटाफेज के अंदर गुणसूत्रों को उन तारक तंतुओं से, तारक काय से जोड़ा जाएगा और इनको अलग अलग खींचा जाएगा। एनाफेज के अंदर गुणसूत्र टूटकर आधे हो जाएंगे और टीलोफेज के अंदर ये अवस्था होगी जिसमें एक गुणसूत्र में 2 केंद्रक बन जाएंगे। आधे गुणसूत्र इसमें आ जाएंगे और आधे इसमें आ जाएंगे। ये हो गया आपके केंद्रक विभाजन पूरा। और केंद्रक विभाजन पूरा होने के बाद हमें क्या करना है, इस कोशिका को 2 भागों में बांटना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, एक कोशिका से 2 कोशिका बनाना। अभी तो एक ही कोशिका है, उसमें सिर्फ केंद्रक 2 बने, तो अब हमें क्या करना है, इस कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा और एक कोशिका से बन गई 2 कोशिकाएं। तो ये प्रोसेस समझ में आया आपको, जो कोशिका का चक्र था वो समझ में आया, जिसमें हमने देखा कि वह अवस्था जिसमें विभाजन की तैयारियां होती है उसको बोलेंगे इंटरफेज, या इसको कहा जाता है अंतरावस्था। और इसकी 3 उपभाग होते हैं, G1, S और G2। ये विभाजन करने वाली कोशिकाओं में चक्र चलेगा। जो कोशिका विभाजन नहीं करेगी वो G1 से चली जाएगी G0 या शांत अवस्था में। उसके बाद विभाजन प्रारंभ होगा जिसकी 4 अवस्थाएं चलेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन अवस्थाओं में कोशिका के केंद्र का विभाजन हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र का विभाजन होगा, यानी इसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और फिर केंद्रक विभाजन के बाद जो विभाजन होगा कोशिका द्रव्य का, उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, जिससे कोशिका 2 भागों में बंट जाएगी। तो अभी हमने आज इन तीनों अवस्थाओं को विस्तार से पढ़ा, G1, S और G2। नेक्स्ट क्लास में हम जो विभाजन की, माइटोसिस की 4 अवस्थाएं होती है, समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी आपकी आज क्लास। अगर आपको इस सेल डिवीजन वाले पार्ट में, कोशिका चक्र वाले पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इस कमेंट में जो भी आपके डाउट हो गए उनका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।